हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ विराज। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। आपने देख लिया होगा थंबनेल में कि क्या चीज़ पे चर्चा होने वाली है। एग्ज़ाम को समझने को लेकर के। बेसिकली अगर सबसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या आप इस एग्ज़ाम को बेहतर तरीके से समझते हो, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल से कि नो। क्यों? तैयारी तो कर रहे हैं, दिन भर लगे हुए हैं, बट वो एग्ज़ाम या एग्जामिनर माइंडसेट को उतना अच्छे से नहीं समझते हैं जितना समझ के जाना चाहिए। मैं एक छोटी कहानी से समझाता हूँ। राहुल और अर्जुन दो साइकिलिस्ट थे। दोनों एक साइकिलिस्ट टूर्नामेंट जो उनका किसी गिवन डेट पर होना था उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सेम कोच से सेम कोचिंग में ट्रेनिंग ले रहे थे। सिमिलर नंबर ऑफ आवर ट्रेनिंग करते थे। डाइट प्लान भी सेम था, रूटीन भी सेम था, इवन जो डेडिकेशन और डिसिप्लिन होना चाहिए वो भी सेम था। पर एक मेजर डिफरेंस था। राहुल का जो फोकस रहता था ना, वो पूरा टाइम साइकिल को फास्ट चलाने पर रहता था कि मैं भाई उस दिन जाऊंगा और जब भी मेरा टूर्नामेंट आएगा मैं सबसे तेज साइकिल चला दूंगा। तो मैं ट्रेनिंग ही फास्ट चलाने की ले रहा हूँ साइकिल को। और दूसरी चीज, दूसरा फोकस अर्जुन का। अर्जुन क्या करता था कि सिर्फ साइकिल को फास्ट ना चला करके वो इस बात पे भी ध्यान देता था कि ट्रैक का जो है कॉन्टूर कैसा है, किस तरीके से उसको ट्रैक को समझना है, ट्रैक की बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहाँ ग्रेविटी का सपोर्ट लेना है, कहाँ जो है अपना जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ यूज़ करना है, एनर्जी कैसे बचाना है पूरे टूर्नामेंट में लास्ट तक के लिए। दूसरा विंड का डायरेक्शन, विंड हेड जो विंड के जो डायरेक्शन थी उसको जो है कैसे काटना है, किस तरीके से एरोडायनेमिक्स को यूज़ करना है इसमें। और अदर जो भी कॉम्पिटिटर स्ट्रेटजीज थी, जो जो पास प्लेयर जो है जो विनर थे वो किस तरीके से उस टूर्नामेंट को जीतते थे, उन स्ट्रेटजीज को भी वो फॉलो करता था और इवन जो ट्रेनिंग टाइम में उनको अप्लाई करके देखता था। अब आपसे पूछा जाए कि इस रेस को कौन जीता होगा, तो आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा कि अर्जुन ने ये रेस जीती होगी और राहुल इस रेस को हार गया होगा। बट राहुल और अर्जुन जब ये टूर्नामेंट से वापस आए तो राहुल ने एक बात पूछी आके, यार हम दोनों ने सेम ट्रेनिंग करी, बट तुम कैसे जीत गए? हम सारा दिन दिन रात मेहनत हम साथ में करते थे, बट मैं हार गया, तुम जीत गए। तो अर्जुन का जवाब क्या रहा होगा? अर्जुन ने जवाब दिया, यू ट्रेन टू रन फास्ट एंड आई ट्रेन टू विन द रेस। समझे? यही डिफरेंस होता है जो आप में और किसी टॉपर में रहता है। कोई भी एग्जाम हो, ये भी एक रेस ही है, इसके लिए एक डिसिप्लिन फॉलो करना है। बट आपको डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए, स्मार्ट वर्क करने के लिए एक प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस दिन एग्ज़ाम डे होगा, अगर आप टाइम नहीं मैनेज कर पाए तो सारी प्रैक्टिस फेल हो जाएगी। अगर आप उस दिन जो टफ क्वेश्चन आने वाले थे या जो विनर का जो माइंडसेट है उनको टैकल करने के लिए वो नहीं लेके गए, या वो कॉन्फिडेंस लूज कर गए एग्जाम में जा करके, तो लूज आउट हो जाओगे, बाहर चले जाओगे, एग्जाम से बाहर हो जाओगे। और इवन हो सकता है कि जो परफॉर्मेंस आप मॉक टेस्ट में देते होंगे या जो दूसरे जो टेस्ट होते थे उनमें देते होंगे, वो भी आपका खराब हो जाएगा। और होता है, ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा, पहले बच्चों की स्टोरीज भी सुनी होंगी कि एग्जाम डे पे पेपर बिगड़ गया। आपने भी 15-20 साल से एग्जाम दे रहे हो, स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, दूसरे एग्जाम दे रहे हो, बट ये एग्जाम थोड़ा सा ज्यादा आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक मंत्र है, इट सेज कि सक्सेस कम्स फ्रॉम मास्टरिंग द एग्जाम, नॉट जस्ट द सब्जेक्ट। तो हम इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं कि भाई कैसे हम एग्जाम की मास्टरी करें और सब्जेक्ट की मास्टरी के अलावा क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम उस जो उनका जो एक है ना बना हुआ कि मतभेद जो है वो तोड़ पाए। क्लियर? देखिए, होता क्या है कि फिजिक्स के बारे में चर्चा करते हैं। फिजिक्स में जेई मेंस में इस बार क्या हुआ, जनवरी अटेम्प्ट में क्या हुआ, किस तरीके के क्वेश्चन आए, उनको एकदम उधेड़ के देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या सोच के डाला होगा, किस क्लास से ज़्यादा वेटेज रहा, किस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन आए, किसका वेटेज बढ़ा, किस यूनिट का वेटेज कम हुआ, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, इवन चैप्टर लेवल तक एनालिसिस करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस, जिसमें है
कि क्लास वाइज क्या पूछा गया सर, 11th से कितने क्वेश्चन आए, 12th से कितने क्वेश्चन आए, और क्या मैं कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनको छोड़ के जा सकता हूं एग्जाम के लिए अगर मैं पूरा प्रिपेयर नहीं हूं। ठीक है, तो इस पर देखते हैं, कमेंट्री करते हैं। दूसरा, यूनिट वाइज एनालिसिस, कि सर जो फिजिक्स में डिफरेंट यूनिट्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, क्या उसमें से कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसको मैं छोड़ के जा सकता हूं? देखते हैं कि क्या ऐसा रहेगा। और तीसरा, चैप्टर वाइज एनालिसिस, कि सर चैप्टर वाइज मुझे बता दीजिए कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, या एक प्रायोरिटी लिस्ट दे दीजिए मुझे कि ये चैप्टर भाई एकदम प्रायोरिटी लिस्ट 1 है आपका, फिर ये प्रायोरिटी 2 है, और फिर ये प्रायोरिटी 3 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर। सारा दिन तो बच्चे यही पूछते रहते हैं, मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो भैया, मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो सर, मुझे इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो। तो देख लेते हैं, एग्जाम को एनालिसिस करने से आपको खुद ही समझ आ जाएगा भाई ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। देखिए जी, क्लास वाइज अगर एनालिसिस करें ये साल के एग्जाम का, तो देखिए सारे ये जो डेटा है ये सारे शिफ्ट के लिए रखा गया। तो फिजिक्स में अगर देखा जाए तो क्लास 11th से 11 क्वेश्चन, जनवरी 22 को इसमें 14 क्वेश्चन आए, फिर यहाँ पे 12 क्वेश्चन, फिर 13 क्वेश्चन, यहाँ पे 12 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे 13 क्वेश्चन। मोस्टली जो है किसके अराउंड चल रहा है, तो 11-14 है या 12-13 है। ठीक है, अगर एवरेज आउट लेकर के देखा जाए तो 11.6 और 13.6, मतलब 11 या 12 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्लास 11 से है, और 13 से 14 क्वेश्चन आने की, 13 या 13 to 14 क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्लास 12th के सिलेबस से है। क्लियर? तो परसेंटेज वाइज देखें तो ऑलमोस्ट बराबर ही है, मतलब 46 और 53% ऐसा ही बैठेगा। मतलब आपके लिए दोनों क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों पे इक्वली फोकस करके जाना है, क्योंकि 12 या 13 क्वेश्चन दोनों से आ रहे हैं। अब 25 का टोटल काउंट है, अब ऐसा 12.5 तो पूछ नहीं सकते, तो 1 से 12 पूछेंगे, 1 से 13 पूछेंगे, तो कुछ तो रेशियो बिगड़ेगा ही। क्लियर? तो फिर मैं कहूंगा कि फिजिक्स के एग्जाम में दोनों क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसी केमिस्ट्री में भी देखें तो केमिस्ट्री में तो जो एवरेज आ रहा है वो 12.5 ही आ रहा है। कुछ शिफ्ट में ऐसा हुआ है, जैसे 23rd जन की शिफ्ट में, जिसमें 12वीं का वेटेज सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर अगर 29 जनवरी के शिफ्ट में देखें, 29 जन को, इसमें उतना ही जो है 11वीं के लिए जो है एडवांटेज मिला बच्चों को। अब मैथ्स में देखिए, मैथ्स में मुझे लगता है 12वीं थोड़ी ज्यादा फेवरेट है 11वीं से। कैसे जी? यहां देखिए 15 क्वेश्चन उन्होंने सिर्फ किससे पूछ दिए, 15 क्वेश्चन सिर्फ 12वीं से पूछ दिए। तो जिस बच्चे का 12th ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको बहुत एडवांटेज मिला होगा। ठीक है, एक तो मैथ्स का पूरा पेपर ही करने में बच्चों को जो है लास्ट में टाइम ही कम मिल जाता है, तो फिर वो सिर्फ अगर 12वीं जानता होगा और 12वीं के सारे क्वेश्चन कर दिया होगा तो भी उसका पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। इसी तरीके से यहां देखिए 15 क्वेश्चन, एक में तो 17 क्वेश्चन ही आ गए 24 जन की शिफ्ट में, यहां पर देखिए 15 क्वेश्चन। तो अगर एवरेज देखेंगे तो इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स क्लास 12th। तो क्लास 12th की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है आपका एग्जाम मैथ्स में, अगर देखा जाए तो। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डेटा ही बोल रहा है। ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस 12th क्लास से रहे हैं और आए हैं, और आगे भी ऐसा ही रहा। अगर प्रीवियस डेटा को भी स्टडी करोगे तो आपको सिमिलर सा रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं जो मेरा सब्जेक्ट है, तो मैं कहूंगा कि जी 11th और 12th का वेटेज पूरा बराबर बराबर ही है। आपको दोनों को जो है इक्वली स्टडी करके जाना पड़ेगा। अगर पूरा 100 नंबर का तैयारी कर रहे हो तो पूरे 30 चैप्टर आपको पूरे के पूरे कंप्लीट करके जाने पड़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ के जा सकते भाई, तू कुछ भी नहीं छोड़ के जा सकता। क्लियर? अब तो फिर फाइनली देख लेते हैं, यही पिछले साल से कंपैरिजन करूं मैं, तो पिछले साल तो फिजिक्स में जो है पूरा 50% था। इस बार थोड़ा सा 11वीं का एक क्वेश्चन कम आया है, तो 12वीं से क्वेश्चन ज्यादा आ गया, और यहां पर देखेंगे तो भी ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो आप मान के चलिए कि दोनों का इक्वली वेटेज है, ये मेरा कंक्लूजन रहेगा। आप किसी भी उसको नहीं छोड़ के जा सकते। 54 और 46% अगर राउंड ऑफ करके बोला जाए तो इतना है। क्लियर है? तो दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर देखा जाए सर यूनिट वाइज, मैं अगर यूनिट वाइज देखना चाहूं इस चीज को, तो क्या कर सकते हैं? यूनिट वाइज एनालिसिस में जाएं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को देखिए पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो वेटेज है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 25%, यानी कि 12th का जो फर्स्ट पोर्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म मैटर, ईएमआई, ईएम वेव्स, पूरा वो 25% वेटेज कैरी करता है इस एग्जाम में। 25% समझ रहे हो, 6-7 क्वेश्चन तो इसी से आने वाले हैं। इसी तरीके से मैकेनिक्स 1 जो कि इंट्रोडक्शन है, जो फिजिक्स 11th में स्टार्ट करते हो तो आप वेक्टर, काइनेमेटिक्स, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, ये आपका पूरा मैकेनिक्स 1 बिल्ड करता है। तो ये जो है ये कितना बैठ रहा है 26%। तो अगर सिर्फ इन दोनों को देख लिया जाए, इन दोनों को देख लिया जाए तो ऑलमोस्ट ये 51%, आधा एग्जाम हो गया यहां से। तो अगर सिर्फ ये 2 यूनिट कर लो तो 50 नंबर सिक्योर। ठीक है, अगर आपके माइंडसेट में है ना कि भाई सर मेरे तो 30 ही आए थे, मैं कैसे बढ़ाऊं, तो देख लो भाई, अगर ये 2 यूनिट आपके रेडी होंगे तो आपका 50 नंबर सिक्योर हो गया। अगर इसकी बात करी जाए, मैकेनिक्स 2 11%, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स 13%। एक बात ध्यान से देखिए, इसमें ऑप्टिक्स का जो वेटेज है पहले 7% तक था और अभी ये 13%, ऑलमोस्ट डबल हो गया भाई, ये डबल हो चुका है। तो अगर तुम्हें किसी यूनिट पे अकेले अभी ध्यान देने को बोला जाए तो सबसे पहले ऑप्टिक्स संभाल लीजिए। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये दो ही चैप्टर हैं, बस 2 ही चैप्टर हैं। 2 चैप्टर संभालना आसान होता है बाकी के कंपैरिजन में, क्योंकि पूरा नहीं करना है। अब 2 चैप्टर संभाल लीजिए, आपका 13% सिक्योर। 13% कितना बैठेगा एग्जाम का? 13% कितना? 3 से 4 क्वेश्चन तक बैठ जाएगा ऑलमोस्ट, समझे? तो 4 क्वेश्चन अगर आप यहीं से सिक्योर कर ले रहे हैं, 4 क्वेश्चन यहीं से सिक्योर कर ले हैं 2 चैप्टर करने से, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छी डील है ये। तो आप इन पे फोकस कीजिए। ऑप्टिक्स इज वन सच रिकमेंडेशन जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते। एग्जाम के लिए डू और डाई चैप्टर में कंसीडर किया जाएगा या डू और डाई यूनिट में कंसीडर किया जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज भी इंक्रीज हुआ है, 10% ऑफ द 10%, पहले 7% था, उससे पहले 8% था, यहाँ पे दोनों जगह ये इंक्रीज किया है। तो ये इंक्रीज किया है, तो आप इसको जो है कभी भी छोड़ के नहीं जाना चाहोगे। नेक्स्ट, मिसलेनियस। मिसलेनियस क्या है? मिसलेनियस में जो एक्सपेरिमेंटल स्किल बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम किसी यूनिट में नहीं रख सकते, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस इसकी कैटेगरी में जाएंगे। या जो चैप्टर मिक्स हो गए हैं कि उसको किस यूनिट में रखें, वो मैकेनिक्स का भी है और इलेक्ट्रोस्टैट के साथ मिला दिया गया है। तो ऐसे मिक्स क्वेश्चंस और एक्सपेरिमेंटल स्किल बेस्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पे रख रहे हैं इस कैटेगरी में। तो ये 7.5% है। और जिसमें देखो मॉडर्न फिजिक्स आपका सबसे इजी और स्कोरिंग यूनिट होता है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स को कुछ पोर्शन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ लेते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा केमिस्ट्री में पढ़ लेते हो, एटम्स, बोहर मॉडल, ये सब सारा पढ़ लेते हो, डुअल नेचर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ, सारा कुछ वहाँ पे पढ़ लेते हो। तो आपके 2 चैप्टर जो हैं ऑलरेडी केमिस्ट्री में भी कवर्ड हैं, वो तो आपको रिपीट ही करने हैं, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं आता उन चैप्टर में। तो आपको बस ये ध्यान देना होता है कि भाई ये 13% जो है, सॉरी ये 7.5% आपका जो है ऑलरेडी कवर्ड है। ये 13% आपको थोड़ा फोकस करके जो है ये 2 चैप्टर से 13%, तो आपको इस तरीके से यूनिट को मार्क्स के टर्म्स में देखना पड़ेगा। आपको पहले समझना पड़ेगा कि भाई मेरे मार्क्स कट क्यों रहे हैं, कौन से यूनिट मेरे वीक हैं। और मेरे तो मार्क्स, अगर आपको लग रहा है कि आपने तो 70 मार्क्स का तो यूनिट ही प्रिपेयर नहीं किया तो 30 ही आएंगे ना भाई, 70 कहाँ से आ जाएंगे? तो 70 मार्क्स लाने के लिए पहले आप 80% तक तो एटलीस्ट कवर करोगे ना, या 90% कवर करोगे, फिर एग्जाम की एफिशिएंसी को देखते हुए फिर आप 70 पे गिरोगे। अगर आप 100% कवर करके जाओगे तब आप 85-90% तक इम्प्लीमेंट करके आ सकते हो, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके गए तो 100 का 100 भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। दैट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑन द एग्जाम डे। क्लियर है? ये बस ध्यान रखना। तीसरी चीज, सर यूनिट के अलावा देख लिए ये सारे यूनिट का परसेंटेज ध्यान रखना और कितने मार्क्स के हैं ये ध्यान रखना। तो आई वुड रिकमेंड वन थिंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सबसे हाईएस्ट, मैकेनिक्स सबसे हाईएस्ट, ऑप्टिक्स ट्रेंडिंग है, इंक्रीजिंग, और थर्मोडायनेमिक्स भी। मॉडर्न फिजिक्स आपका हो जाएगा, इसको कवर करके रखना। तो मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन आपका जो है कवर हो जाएगा। ये दोनों कवरने हैं, इन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा अभी सवाल बनाने पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो छोड़ के जाना चाहते हो तो फिर आपका लॉस है।
अगर आप सोचोगे कि नहीं सर ये 20% छोड़ देते हैं, बाकी 80 में खेलते हैं, बाकी 80 के खेलने के चक्कर में फिर आपका वही 30-40 नंबर आएगा। क्लियर है? तो एक तो इस बात का ध्यान देना। अगर मैं चैप्टर वाइज जाऊं, सर एक बार चैप्टर वाइज भी देख लेते हैं। अगर इन चैप्टर को प्रायोरिटी ऑर्डर की लिस्ट में रखा जाए तो ये जो ज्यादा ग्रीन दिख रहे हैं ना, ये जो ज्यादा ग्रीन दिख रहे हैं, ये 10 हैं आपके लिस्ट 1 के चैप्टर। दिस इज योर लिस्ट 1, प्रायोरिटी लिस्ट 1। अगर मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए, ये है आपकी लिस्ट 1 चैप्टर। वाई लिस्ट 1? देखो जी, ये वो चैप्टर्स हैं जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सारे के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन यहां हाईलाइटेड है। देखो बहुत सारे शिफ्ट ऐसे रही हैं जिसमें रे ऑप्टिक्स से 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन का क्या मतलब है? 12 मार्क्स का सीधा रहा है। अगर एवरेज भी देखो रे ऑप्टिक्स चैप्टर तो 2.4 का मतलब या तो 2 क्वेश्चन आए हैं या 3 क्वेश्चन आए हैं, तभी तो एवरेज आउट करके 2.4 आया होगा। तो इट इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग चैप्टर। एक चैप्टर से 12 नंबर। अगर आपके टोटल ही 30 नंबर या 35 नंबर आए हैं, सिर्फ आप ये भी करते तो 12 नंबर और बढ़ जाते। सिर्फ एक चैप्टर रेडी करने से आप 12 मार्क्स बढ़ा सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैट्स, सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैट। देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स का कंसिस्टेंसी देखो, 1-2 1-2 1-2 1-2, तो 2 क्वेश्चन। ये 2 चैप्टर रेडी करने से आप 5 क्वेश्चन को सिक्योर कर लोगे। 20 मार्क्स सिर्फ ये 2 चैप्टर आपको दिलवा देंगे। तो अगर आपके 30 मार्क्स आने वाले थे इन चैप्टर के अलावा, तो आप इनसे 20 मार्क्स बढ़ा के 30 से 50 पहुंच जाओगे। 50 पे थे तो 70 पहुंच जाओगे। तो 20 मार्क्स का एडवांटेज तो यही 2 चैप्टर से ले लो। अगर मैं इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वर्क पावर एनर्जी, डुअल नेचर, यूनिट एंड डायमेंशन, इन सारे चैप्टर का यहां तक अगर क्यूमुलेटिव किया जाए, ये क्यूमुलेटिव एवरेज देखा जाए, तो ये आपको मिलेगा कि इन 10 चैप्टर से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। इन 10 चैप्टर से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। और कुछ कुछ दिन तो देखिए, कुछ अगर किसी दिन किस्मत आपकी लकी रही और आपको ये चैप्टर आता रहा, तो 16 नंबर का सिर्फ क्या आया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। भाई जिसने ये चैप्टर करके गया होगा उसका तो बल्ले बल्ले हो गई ना, समझे? तो ये इस तरीके का डेटा अगर आपको पहले से दिमाग में रहेगा, तो आप प्रिपरेशन करते वक्त भी उतना ही जोर लगाओगे, और जब एग्जाम डे पर भी आप वो सारी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर पाओगे जैसे कि अर्जुन कर रहा था। क्लियर है? तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। डेटा होना चाहिए, फिर देन यू कैन टेक अ इंफॉर्मेटिव डिसीजन। क्लियर? फिर दूसरी लिस्ट 2 है आपके पास। व्हाट इज लिस्ट 2? ये चैप्टर है कैपेसिटेंस, सेमीकंडक्टर, वेव ऑप्टिक्स, ग्रेविटेशन, और कौन कौन से चैप्टर है? ईएम वेव, थर्मल प्रॉपर्टीज और ऑसिलेशन। ये लिस्ट 2 के चैप्टर है, प्रायोरिटी लिस्ट 2। ठीक है? इनसे आपके पास जो है ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चन आप इन चैप्टर से प्रिपेयर कर सकते हो। तो टोटल मैं 17 चैप्टर का एक प्रायोरिटी लिस्ट दे रहा हूं, जिससे आपके पास देखो शिफ्ट 1 में इन्हीं 17 चैप्टर से 22 क्वेश्चन आए, फिर 21 क्वेश्चन आए, फिर 19 क्वेश्चन आए, फिर 20 क्वेश्चन आए। आउट ऑफ 25 है ये सारे, टोटल नहीं है ये। अगर आप एवरेज आउट भी देखोगे तो 20 क्वेश्चन 19.6, 20 क्वेश्चन सिर्फ इन 17 चैप्टर से आ रहे हैं। यानी कि बाकी 13 चैप्टर से बस 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी 13 चैप्टर पे अगर आप मेहनत करते हो तो आप जो है 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर इन 17 चैप्टर पे ध्यान दे दिया जाए तो आपका जो है ऑलमोस्ट 20 इंटू 4 कितना? 80 नंबर का जो है हो गया। ठीक है, 80 नंबर रेडी हो गए अगर आप ये ध्यान दे लेते हो। पर बच्चे क्या होते हैं? बच्चे तो चंचल हैं, वो वही जो है जो उनके माइंड में, जैसे राहुल क्या सोचता था? राहुल बोलता था कि बस मुझे तो रेस जीतनी है, मैं दौड़ना बस फास्ट चाहता हूं, या साइकिल बस ज्यादा तेज चलाना चाहता हूं। तो बच्चे क्या करते हैं? चैप्टर बायसनेस क्रिएट कर लेते हैं। अगर उनको काइनेमेटिक्स 1D अच्छा लग रहा है तो वो काइनेमेटिक्स 1D ही करते रहते हैं, उसी के क्वेश्चन ज़्यादा करते रहते हैं। और जिस चैप्टर का उनको फोबिया है उधर प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, कोई स्ट्रेटजी ही नहीं बनाते हैं। भाई एग्जाम में तो ये पूछना है ना, एग्जाम में ये पूछ रहा है, टॉपर भैया भी यही बता रहे थे, सर भी यही बता रहे थे, बट हमें तो फोबिया है, हम तो प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं उसमें क्यों पढ़ूं जा करके? और जाऊंगा तो मैं प्रैक्टिस जब करने लगूंगा तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन निकलेगा नहीं, या तो मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर थ्योरी कर लिया तो मेरे को प्रैक्टिस का फोबिया है। तो आपके पास 2-3 तरीके हैं कि देखिए प्रायोरिटी लिस्ट बता दी है,
सर अब करें क्या, फोकस कैसे करना है, कैसे मैं उस जो है 30 को जो है 70 या 30 को 80 नंबर तक लेके जाऊं, या जिनका 60 आया है 50 आया है वो 90 तक कैसे जा सकते हैं, ठीक है, और जिनका 70 आया है वो सो जाने के लिए पूरा क्या कर सकते हैं। तो देखो भाई, मैं अगर आपको बताऊं लास्ट में फोकस एरिया, मैंने आपको प्रायोरिटी चैप्टर की लिस्ट दे दी, चैप्टर लिस्ट 1 है आपके पास, मैंने आपको बता दिया कि टोटल 10 चैप्टर हैं, 60 मार्क्स हैं। पहले तो ये सिक्योर कर लो कि ये 10 चैप्टर आपके टिक मार्क हों और ये 60 नंबर सिक्योर कर लो। एटलीस्ट 60 नंबर हर सब्जेक्ट में अगर आप सिक्योर कर लेते हो तो एनआईटी तो सिक्योर हो गया ना, आप एनआईटी तो जाने वाले हो ना। बस ये एक सिक्योर कर लीजिए कि 60 नंबर तो आने वाले हैं। अगर इसमें कोई चैप्टर वीक है, ठीक है, अगर इसमें कोई चैप्टर वीक है आपका, तब आप क्या करेंगे, ये पर चैप्टर बोल रहा हूं, अगर कोई वीक चैप्टर है तो पर चैप्टर आप 200 से 300 क्वेश्चन सोल्व कीजिए और सारे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के सोल्व कीजिए, इजी इजी मत करिए। उसके लिए क्या करें सर, या तो एचसी वर्मा सर का बुक फॉलो कर लीजिए, डीसी पांडे सर का है, बीएम शर्मा सिंगेज पब्लिकेशन, या अपना कोई मटेरियल अगर आपके पास है तो वो भी फॉलो कर सकते हो। बट 200 से 300 क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है, 200-300 क्वेश्चन करने से ये इंश्योर हो जाएगा कि भाई तूने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, और एक अननोन सिचुएशन में अगर आपको सडनली कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसको अटेम्प्ट करने के काबिल हो चुके हो। दैट इज द ओनली पर्पज। नहीं तो थ्योरी के नोट्स आपके मटेरियल में भी लिखे हुए थे, आपने अपने नोट्स में भी उतार लिया, क्लास में भी बैठे थे, बट प्रैक्टिस तो करी नहीं। तो जब अननोन सिचुएशन दी जाएगी तो कैसे तू इंश्योर करेगा कि तू जो है अच्छा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि तू इंश्योर नहीं कर पाएगा। दूसरा, प्रायोरिटी लिस्ट टू के चैप्टर सेकंड आपका जो है फेज 2 के जो 24 मार्क्स हैं वो सिक्योर कीजिए 7 चैप्टर से। ये कौन से हैं, ये कौन से हैं, 200 टू 300 क्वेश्चन कर दीजिए अगर कोई चैप्टर इनमें से नहीं आता है। कहां से करना है, यहां से करना है। सर मेरे से तो हो ही नहीं पाता, मैं खुद ट्राई करने का कोशिश करता हूं, नहीं हो पाता, बैठता हूं, क्लिक नहीं करता। मैंने बहुत बार ट्राई कर दिया, मैंने बार बार बुक खोल के देखी, बट कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। मैं बैठा 10 क्वेश्चन किए, 3 बने 7 नहीं बने, बंद कर दिया और अपना जो मुझे आता है मैं वो करने लग गया। क्योंकि दो चीजें हैं, या तो मैं स्ट्रेस आउट रहूं कि मेरे से तो नहीं हो रहा है, या फिर मैं वो कर लूं खुश रहूं, जो मेरे से हो रहा है उसको करके खुश रहूं। बट जो तुमसे हो रहा है उसको रह के खुश रहोगे, बट एग्जाम डे पे वो तुम्हें कुछ भला नहीं करने वाला है। आपको अपने फोबिया को ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये भी है जो हमने आपके लिए स्टार्ट किया है, एनआईटी स्टार बैच। इसमें क्या कर रहे हैं सर आप, ऐसा क्या कर देंगे कि मैं ये सारे बुक के सारे सवाल लगा पाऊं। देखो भाई, मैं इसमें आपको लाइव एप्लीकेशन क्लास में आपके साथ बैठूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको एक लिमिट, टाइम बाउंड लिमिट दूंगा और बोलूंगा कि भाई थ्योरी रिवाइज करके आना। और अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है तो एक रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा, ठीक है भाई, यहाँ से ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, इस चैप्टर के हैं, ये आपको स्टार्टिंग में ही मिल गए हैं। जो आपका चैप्टर वीक है पहले उसको थ्योरी से कवर कर लो, रिकॉर्डिंग है। बहुत बेस्ट मेंटर्स जो एकदम कोटा के सबसे टॉप फैकल्टी हैं वो उसमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आप उससे थ्योरी पढ़ लीजिए, साथ में उसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस क्वेश्चंस भी कराए गए हैं, वो भी कर लीजिए, आपका चैप्टर थ्योरेटिकली रेडी हो गया। अगर आपको ऑलरेडी किया हुआ है तो सिर्फ अपने नोट्स को रेफर करो, उसी को इनरिच करेंगे हम लोग। और आप क्लास में आइए, मैं क्लास में आपको क्या दूंगा कि सर हम बैठ करके आपके साथ 40 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। क्या करेंगे सर इन 40 क्वेश्चन में, इसमें कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा, ठीक है, कि फॉर्मूला पुट किया खुश रहे और मैं भी खुश हूं आप भी खुश हो, दोनों जो है घर चले गए और किसी के मार्क्स नहीं आए बाद में, ऐसा नहीं होगा। मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ही सवाल पिक किए जाएंगे। हर क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है इस तरीके से है कि आपका कुछ बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो, थ्योरी रिवाइज हो, और उस क्वेश्चन में जहां अटकने वाले थे या जो ट्रैप था वो समझने वाले थे, जो एग्जाम डे पे आके बोलते हो ना कि मेरा तो सिली मिस्टेक से गलत हो गया, वो वहीं कर ले भाई, ये यहीं करके चला जाए, सिली मिस्टेक सारी की सारी वहां करने की जरूरत नहीं है। तो क्लास में ये ट्रैप बेस्ड क्वेश्चन आपको पोज करूंगा, फिर आप क्या करोगे, 2 मिनट लोगे, या तो कुछ बच्चे निकाल पाएंगे, उनको आता होगा, जिन्होंने नहीं निकाला होगा उन्होंने कभी प्रैक्टिस नहीं करी होगी, या करी होगी तो वो उतना सोच नहीं पा रहे हैं कि भाई क्या ट्रैप था, समझे। तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से क्या लगेगा, अगर मैं आपको करा रहा हूं, मैं रोज बैठ रहा हूं आपके साथ 2-2.5 घंटे रोज बैठ रहा हूं,
तो आप रोज 2-2.5 घंटे 3 घंटे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे इंप्रूव कर जाओगे कि नहीं? 3 घंटे रोज दीजिए, हर सब्जेक्ट में दीजिए, तो आप ऐसे ही इंप्रूव कर जाओगे। तो एनआईटी स्टार बैच का जो पर्पस है वो बेसिकली आपके अप्रैल अटेम्प्ट को बेहतर बनाने का है। ठीक है, कि आप जनवरी में जैसे मुंह बना के आए थे वैसे अप्रैल अटेम्प्ट में ना बना के आओ। आप जिस दिन एग्जाम से बाहर निकलो, मैं चाहता हूं कि वो खुशी हो, आपके पेरेंट्स जब आपको देखें कि हाँ मेरे बच्चे का एग्जाम अच्छा हो गया, अब जो भी रैंक आएगी मुझे मंजूर है और मैं अच्छे कॉलेज जाने वाला हूं, ऐसा आपके चेहरे पे एक मतलब वो रहना चाहिए, समझे? तो इसीलिए ये बैच जो है आपके लिए लॉन्च किया गया है, काफी हेल्पफुल रहेगा। क्या क्या रहेगा सर इसमें? हमें देखो, मैं सबसे पहले जो सबसे एक पेन पॉइंट रहता है स्टूडेंट का, सर 24/7 डाउट सॉल्विंग। आपका जो डाउट 24/7 डाउट कैटर किया जाए। आप रात में 11 बजे पढ़ रहे हो, आपको डाउट आया, फोटो खींच के पोस्ट कर दो ग्रुप में, 7 से 8 10 मिनट के अंदर हमारे जो टीम से आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा और आपका सोल्यूशन वहां पे आ जाएगा। क्लियर? जो भी लाइव एप्लीकेशन क्लासेस होंगी, लाइव एप्लीकेशन क्लासेस, इसमें क्या होगा कि जो लास्ट पहले तो मैं 30-40 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, जिन बच्चों के डाउट आएंगे वो किस किस तरीके के डाउट आते हैं, जो आपके पीयर्स हैं, कंपिटिटर्स हैं, वो कितना लेवल तक सोच पाते हैं, आपको दिखेगा वहां पे क्लासेस में। फिर लास्ट का जो हाफ एन आवर होगा वो डाउट्स के लिए ओपन होगा। आप बैठेंगे, 1-on-1 इंटरेक्शन है, जिसको जाना है क्लास से चला जाएगा, जिसका डिस्कशन नहीं है, जिसको डाउट नहीं है, जिसके डाउट हैं वो वहां पे अपने डाउट पोस्ट करेगा और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आपका क्या डाउट था, क्यों आपका जो ये ऐसा रहा। ठीक है, 200 से ज्यादा घंटे के रिकॉर्डेड लेक्चर हैं जो हमने बता दिया थ्योरी के लिए, जिसको आप अपने सेल्फ पेस लर्निंग पे कभी भी टाइम लगे आप उसको प्रायोरिटी बना करके देखिए। पर्सनलाइज प्लानिंग, अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा तो प्लानिंग ही नहीं हो पाता, मैं जो करता हूँ मैं तो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाता, तो भाई हमारे साथ बैठिए, 1-on-1 बैठ करके हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्या चर्चा है, क्या क्या तुम्हें दिक्कत है, और रेजोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यही हो सकता है। ठीक है, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए या तो मिलेंगे या फिर साथ में करेंगे, जो सारा मिला करके 10,000 कर लो। कैसे कर लेंगे सर? 10,000 तो बहुत बड़ा नंबर लग रहा है। देख भाई, 30 चैप्टर होते हैं एक सब्जेक्ट में। ठीक है, 30 चैप्टर में जो है अगर आप को जो है 50 क्वेश्चन डीपीपी में मिल रहे हैं, जो हर चैप्टर के बाद आपको मिलेंगे होमवर्क के लिए। ठीक है, तो कितने बन गए? 1500 क्वेश्चन के आसपास हो गए। ऐसे कितने हैं टोटल? 3 सब्जेक्ट हैं तो 4500 5000 क्वेश्चन तो सिर्फ डीपीपी में मिल गए, होमवर्क क्वेश्चन है जो आपके कराने के बाद। मैं हर क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ, हर क्लास में 40 क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी क्लासेस में भी जो है 40-50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में थोड़े और ज़्यादा हो जाएंगे, ये भी हो सकता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में थोड़े और ज़्यादा नंबर बढ़ जाए, क्या पता एक क्लास में 70 क्वेश्चन तक हो जाए आपके। तो जो है 3,000 से 2 से 3,000 आपके क्लास में क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। ठीक है, और फिर जो आप डाउट्स लेके आओगे, डाउट पोस्ट करोगे, वो डिस्कशन करते करते ये नंबर 10,000 तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। बाकी लोगों के डाउट सुन सुन के भी आप जो है क्लियर कर लोगे अपने कॉन्सेप्ट्स को। समझे? तो ओवरऑल, और हर क्लास में ना एक तो होमवर्क डीपीपी है ही है, बट हर क्लास के बाद आपको 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं भी दूंगा कि भाई मेरे को ये क्वेश्चन अगली क्लास से पहले चाहिए आपके। तो इतना जो है पर्सनलाइज केयर किया जा रहा है आपका, कि मुझे आपका रैंक से मतलब है, लास्ट में मुझे आपकी रैंक चाहिए अच्छी। कौन पढ़ा रहा है सर? देखिए, विनीत खत्री सर, आईआईटी रुड़की एलुमनस, तो सबसे बेहतरीन कॉलेज से पास आउट, इंडस्ट्री के जाने माने नाम, और कोटा में जो है इन्होंने 12-13 साल से जो है काफ़ी लोगों को आईआईटी तक पहुंचाया है। बहुत सारे इनके स्टूडेंट आईआईटी पहुंच के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, एनआईटी जा करके जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और अभी जो पढ़ रहे हैं उनके भी आप लोग जो है टेस्टिमनी देख सकते हो। मैंने खुद जो है पिछले 9 साल से मैं इस इंडस्ट्री में 2016 से जो है पढ़ा रहा हूँ, और इवन सारे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ा लिया है। बच्चे जो हैं मतलब रोज जो आईआईटीज़ में हैं वो भी कनेक्टेड हैं, जो पास आउट होके जा चुके हैं वो तो काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी हैं हमारे। ठीक है, यशपाल सर आईआईटी बॉम्बे, नाम ही मतलब जुड़ जाता है तो आईआईटी बॉम्बे का तो ऐसे ही प्रेस्टिजियस हो जाते हैं, बट ही इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी। ठीक है, मतलब आपका जो मैथ्स का जो एक फोबिया रहता है, जो आईआईटी कभी जो है मैथ्स का लेवल डाउन नहीं करता है, तो यशपाल सर भी आपका जो है मैथ्स में लेवल डाउन होने से बचाएंगे। सारा जो है सॉल्यूशन आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन इस बैच में मिलने वाला है, तगड़े तगड़े फैकल्टी मिलने वाले हैं आपको। इसके अलावा भी
जो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स में दिखेंगे आपको चेहरे, सूर्यभान सर, ठीक है, बहुत जाने माने, अमित सर NIT जालंधर से पास आउट हैं, तो ये चेहरे भी आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासेस में दिखेंगे। और जब आप इन ऐसे हस्ती से पढ़ते हो, और भी है, ठीक है, जो कोटा के बहुत सीनियर फैकल्टी हैं, पांडे सर, AG सर, ठीक है, अगर आप इनको सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि अच्छा सर का एक्सपीरियंस ही, क्या पता आपकी एज से ज्यादा हो, ठीक है। तो जो इतने साल से पढ़ा रहे हैं वो आपको बहुत एक कम टाइम में क्रिस्प डिलीवरी करके, और जो चुनिंदा क्वेश्चन है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी दे रहे हैं। तो फिर अब क्या बच गया, मतलब आपकी तरफ से एक अच्छी नीयत ही तो बच गई कि सर मुझे बस अपनी अच्छी नीयत लेकर के इस एग्जाम को क्रैक करना है। और अच्छी नीयत एग्जाम को सिर्फ क्रैक करने में नहीं दिखानी है, अच्छी नीयत आपको रेगुलर प्रैक्टिस में डेली बेसिस पे दिखानी है। साथ साथ क्या स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है, कैसे डिफरेंट सपोर्ट सिस्टम को जो है एक्वायर करना है, और कैसे जो है मुझे कम टाइम में एक्सेल करना है। ये सारी चीज़ें तब हो पाएंगी जब अच्छी गाइडेंस मिले। कर तो तू भी सकता था, ठीक है, जनवरी में भी कर सकता था, आगे भी कर लेगा, बट वो कम टाइम, जितना जो टाइम बचा है उस लिमिटेड टाइम में कैसे करेगा, दैट इज द पर्पस। और उसी के लिए एक अच्छे गुरु का आपके जीवन में होना जरूरी होता है, जो गाइडेंस दे, जिसने देख लिया भाई ऐसे हो सकता है, क्योंकि पहले भी हुआ है। क्लियर है? कहाँ मिलेगा सर ये कोर्स? देखिए, आप आई क्वांटा की वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, तो आपका जो लैंडिंग पेज कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस पेज को स्क्रॉल ही कर दीजिए बस, और आप ढूंढ लोगे, ठीक है। नीचे जाइए, यहाँ पे NIT स्टार बेंच अप्रैल अटेम्प्ट के लिए लॉन्च हो गया है, ठीक है, आप इसमें इनरोल कर लीजिए। स्टूडेंट्स ऑलरेडी क्लासेस में आके पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी वेट मत कीजिए कि और सोचूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। उतना टाइम नहीं है भाई, जहां भी इनरोल करना है जल्दी इनरोल कर, और जल्दी से अपना पढ़ाई शुरू कर, समझे? क्योंकि अब कितने दिन बचे हैं, हार्डली 45-50 दिन बचे हैं आपके पास। तो जल्दी से जल्दी इनरोल करो, और अपना मतलब मुझे सॉल्यूशन चाहिए भाई, मेरे को जो है रैंक लाना है, NIT जाना है, दैट इज द पर्पस। जल्दी से मुझे हेल्प आउट करो और मेरे को निकालो यहाँ से, समझे? तो एक ही चीज है, चाहिए इनरोल कीजिए, और कहाँ से फिर ये सब आपको मिल जाएगा, कैसे पेमेंट करना है, कैसे जाना है। यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हैं, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी हैफ्टी डिस्काउंट होगा, ठीक है। तो आपको ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मिल जाएगा। जब देखो, दो प्रॉब्लम आपकी सॉल्यूशन हमारे साथ बैठ के आप सोल्व कर रहे हो, मैं आपको लाइव क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, बिठा करके पुश भी कर रहा हूँ कि भाई कर, और दूसरा आपके 24/7 डाउट ले रहा हूँ। और क्या चाहिए? फिर तो तुम्हारी नियत ही बच गई ना कि करनी है कि नहीं करनी है, और कुछ नहीं है। तीसरा एलिमेंट कुछ नहीं बचा है, सिर्फ यही कि भाई तुझे करना है या एग्जाम नहीं करना है, वो तू देख ले। और अगर करना चाहते हो तो आइए, बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए, जाइए एग्जाम में क्रैक कीजिए, और कॉलेज पढ़ने जाइए, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, एंजॉय। प्रायोरिटी लिस्ट 1, प्रायोरिटी लिस्ट 2 चैप्टर का याद रखिएगा, वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और ये PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जो है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जो लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक है, जो वो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF भी मिल जाएगी, अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो मिल जाएगा वहाँ पर। और इसके अलावा चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके। और जिस किसी को भी अगर ऐसा गाइडेंस का रिक्वायरमेंट है तो ही कैन गो फॉर सच अ गाइडेंस। क्लियर? So take care, bye bye, have fun, enjoy. My name is Viraj and I'll be meeting you in physics classes. Take care, bye bye.